हरियाणा की रोहतक जेल में रेप और मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिल गई है। गुरमीत को रोहतक की सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम ले जाया गया। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गुरुग्राम में गुरमीत को कहां रखा गया है और उसे पेरोल कितने दिन की मिली है। सूत्रों की माने तो गुरमीत की मां भी उससे मुलाकात करने वहीं पहुंचेंगी। वह 27 अगस्त 2017 से सजा काट रहा था। सूत्रों के मुताबिक गुरमीत ने 17 मई को सुनारिया जेल सुपरिटेंडेंट को पेरोल के लिए आवेदन दिया था। इससे 6 दिन पहले उसे पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था, जहां से उसके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया था। गुरमीत इससे पहले पेरोल के लिए कई बार अर्जी लगा चुका था, जो हर बार सुरक्षा कारणों के चलते खारिज हो जाती थी। हालांकि पिछले साल गुरमीत की मां तबीयत बिगड़ने पर मेदांता गुरुग्राम में दाखिल हुई थी। उस वक्त गुरमीत को एक दिन की पेरोल गुपचुप तरीके से दी गई थी। उसे मां से मिलवाने के लिए मेदांता ले जाया गया था। इस पर हरियाणा सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। इसी तरह की और खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। बिहार की सियासत में सोशल मीडिया के जरिए नई एंट्री हुई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने पलटवार किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर सियासी वॉर की शुरुआत जीतन राम मांझी ने ही की थी। उन्होंने कोविड सेंटर को लेकर तेजस्वी पर हमला बोला था, जिसके बाद लालू की बेटी रोहिणी भड़क गई। उन्होंने न सिर्फ पूर्व सीएम पर हमला बोला, बल्कि पूरे परिवार पर भी निशाना साधा। रोहिणी ने अपने ट्वीट में पूछा कि समधी नमाज से कौन सी सेवा करवा रहे हो, जिसका दीपा मांझी ने पलटवार करते हुए लिखा कि भाभी को घर में पिटवाती हो, हे भ्रष्टाचार की रोहिणी, तुम इतना ज्ञान कहां से लाती हो। दीपा मांझी ने एक एक कर 3 ट्वीट का जवाब इसी अंदाज में दिया। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में दीपा को मांझी परिवार के नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। कांग्रेस के टूल किट मामले में ट्विटर के दखल के बाद सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर को हिदायत दी है कि वह एक तरफा फैसला न ले। एजेंसी टूलकिट के कंटेंट की जांच कर रही है, न कि ट्विटर। जांच पूरी होने तक ट्विटर इस प्रक्रिया में दखल न दे। जब तक ये मामला जांच के दायरे में है, तब तक ट्विटर अपना फैसला नहीं सुना सकता। दरअसल ट्विटर ने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के कुछ ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था। ये ट्वीट कांग्रेस की टूलकिट को लेकर किए गए थे। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को शिकायती पत्र लिखा था। इसमें झूठी खबरों को फैलाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया था। इसी के चलते कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए लिखा था। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रोहिणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वायरस, नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार और जेडीयू नेता नीरज कुमार को नरभक्षी भोंपू की उपाधि दी है। आप भी देखिए। रोहिणी ने प्रधानमंत्री मोदी की एक वीडियो शेयर कर लिखा, सच में इस वायरस से बड़ा धूर्त और बहरूपिया कोई नहीं है। मोदी इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में यही बात कह रहे थे। स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा, यही आपका विकास है कुर्सी कुमार। अस्पताल मरणासन अवस्था में खड़े हैं, कुछ तो जवाब दीजिए कुर्सी कुमार, नहीं तो गद्दी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम चले जाइए। रोहिणी ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार को भी नरभक्षी भोंपू कहा है। उन्होंने बिहार में हो रही मौतों के आंकड़े शेयर करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा।
कोरोना के बाद अब गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस को भी महामारी घोषित कर दिया है। बीमारी की गंभीरता के चलते दैनिक भास्कर द्वारा पहली बार अहमदाबाद में हुई 13 साल की बच्चे की सर्जरी का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ दृश्य विचलित कर सकते हैं, इसलिए हमारी सलाह है कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। कोरोना के इलाज के दौरान डायबिटिक मरीजों के नाक में फंगस हो जाता है, जो अंदरूनी हिस्से को सड़ाने लगता है। इसी समस्या को ब्लैक फंगस कहा जाता है। मरीज का शरीर सड़ने लगता है तो आखिरकार डॉक्टर को मरीज की जान बचाने के लिए वह हिस्सा शरीर से अलग करना पड़ता है। इसी तरह की और खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचाया हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर भी जल्द ही आने की आशंका है। वायरस की इस लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्र को आगाह किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीपीसीआर ने पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए, ताकि बच्चों के मामलों को अच्छी तरीके से देखा जा सके। इजराइल और हमास के बीच बीते 11 दिनों से चल रही बमगोलों की जंग तो शुक्रवार को थम गई, लेकिन अब जुबानी जंग तेज हो गई है। हमास ने इसे अपनी जीत बताया है तो इजराइल ने सधे हुए बयान में अमेरिका समेत दुनिया के उन सभी देशों का धन्यवाद दिया जिन्होंने इस घड़ी में उनका साथ दिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि 4000 रॉकेट का जवाब एक लोकतांत्रिक देश को देना जरूरी था। आयरन डोम से हम अपनी रक्षा कर पाए, अन्यथा हमें जमीनी हमला करना पड़ता। इस बीच हमास ने जारी बयान में आग में घी डालते हुए ईरान का उन्हें हथियार उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। इस बयान से एक बार फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के रिश्तों में खटास आ सकती है। हालांकि इन दिनों ईरान और अमेरिका के रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार के सामने असंभव सा लक्ष्य रखने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए। कोर्ट की नीयत तो अच्छी थी, लेकिन उसे लागू करना संभव नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 महीने के भीतर राज्य के हर एक गाँव में आईसीयू की सुविधा और 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का आदेश यूपी सरकार को दिया था। यहाँ बता दें कि यूपी में 97,000 गाँव है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस आदेश में कोर्ट की ओर से और भी बहुत से आदेश दिए गए थे, जिन्हें अमली जामा पहनाना संभव नहीं था। देश में मौसम का मिजाज पिछले 1 हफ्ते से बदला हुआ है। दक्षिणी राज्य केरल, कर्नाटक से लेकर उत्तरी पश्चिमी राज्यों में गर्मी की जगह बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में ही पिछले 3 दिनों से बारिश जारी है। यहाँ बारिश की वजह से तापमान 6 से 8 डिग्री तक कम हो गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और तपिश कम हुई है। मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह अरब सागर में उठा चक्रवात ताउते रहा। इससे देश के पश्चिमी भूभाग में तेज बारिश हुई। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें कुछ बारिश प्री मानसून की भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून के करीब मानसून केरल में दस्तक देगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस साल सामान्य रहने के आसार हैं। देश में 75% बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है।